ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस, ये दोनों साइकिल के दो पहियों की तरह हैं। ये अगर आपस में समन्वय बना करके चलेंगे तो ही समाज का संचालन सही तरीके से हो पाएगा। आज बात ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही, यानी कि हमारे देश के तमाम टॉप लेवल के अधिकारी अगर बड़े घोटालों में संलिप्तता, रिश्वतखोरी, पद का दुरुपयोग करना, गैर कानूनी कामों में लिप्त होना, ऐसी खबरें हमारे बड़े आईएएस अधिकारियों से लेकर के उन तमाम उच्च स्तरीय अधिकारियों के लिए सामने आएगी जो हमारी प्रशासनिक सेवा में मौजूद हैं, एक उच्च पद पर आसीन हैं, तो जनता के बीच निराशा की स्थिति जरूर बनेगी। जनता ये सवाल जरूर करेगी कि आखिर नौकरशाही में किस बड़े पैमाने तक भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी है, ब्यूरोक्रेसी की जड़ों में लगती भ्रष्टाचार की दीमक। सीबीआई ने पूर्व आईएएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की है और उनकी काली कमाई यानी कि अचल और चल संपत्ति जोड़ करके करीब 1 अरब के घोटाले की बात की जा रही है। 1 अरब यानी कि 100 करोड़। इस आंकड़े से ही अंदाजा लगा सकते हैं आप कि भ्रष्टाचार किस बड़े पैमाने पर व्याप्त होगा, क्योंकि नाम भले ही किसी एक का आता हो, उसकी बड़ी संलिप्तता हो इसमें, लेकिन अगर उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार होता है तो वो निचले स्तर पर पुलिस और तमाम उन छोटे अधिकारियों तक भी पहुंचता है जो उस महकमे में काम कर रहे हैं या उन अन्य महकमों तक जुड़े हुए हैं। ऐसे में जांचों का बैठना, जांचों का धीरे चलना, इन घोटालों का देर से खुलना, काफी लंबे वक्त बाद जांचों का बैठना, इन सब चीजों को कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार की जो दीमक है उसे और बढ़ावा मिल जाता है और ये दीमक हमारे प्रशासनिक तंत्र को इसी तरह चाटने में लग जाती है। तो आखिर ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही में लगी ये दीमक कैसे दूर होगी? आखिर इस भ्रष्टाचार की वजह क्या है? कहां से पनपता है ये भ्रष्टाचार और क्यों पनपता है? जानने की कोशिश करेंगे हम, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। सीबीआई ने पूर्व आईएएस अधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह के ठिकानों से 100 करोड़ रुपए की काली कमाई जब्त की है, जिसमें 10 लाख रुपए नकद के अलावा बैंक में जमा काली कमाई, दर्जनों अकाउंट और लॉकर की चाबियों के साथ साथ 44 अचल संपत्तियां बरामद की है। कौशाम्बी में जिला मजिस्ट्रेट रहते हुए खनन पट्टे की गड़बड़ी में सत्येंद्र कुमार सिंह पर सीबीआई का शिकंजा कसा है। सीबीआई को 44 अचल संपत्तियों के दस्तावेजों के साथ 2 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी, 10 लाख कैश और 51 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी मिली है। बता दें कि एलडीए में वर्ष 2014-17 तक बतौर वीसी सत्येंद्र सिंह का कार्यकाल विवादित फैसलों से भरा रहा। कई मामलों में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। शुरुआती जांचों में इसकी पुष्टि भी हुई, चार्जशीट तक जारी हुई, लेकिन उनकी सेवा में रहने तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। उधर पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े में जेल गए पूर्व डीआईजी अरविंद सेन की 1 दिन की रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर ली है। अरविंद सेन पर पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर लगभग 10 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को बचाने के लिए 35 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। ब्यूरोक्रेसी को भ्रष्टाचार का दिमाग किस तरह से चट कर रहा है, इसकी बानगी चाहे बी चंद्रकला हो या फिर सत्येंद्र सिंह जैसे आईएएस हो। कौशाम्बी में डीएम पद पर रहते हुए खनन विभाग में एक बड़ा घोटाला हुआ जिसमें सत्येंद्र सिंह का नाम सामने आया। और उस बात की अगर सत्येंद्र सिंह की, तो ये वो आवास है जहां पर कल सीबीआई ने छापेमारी की और तमाम बैंक के खातों के साथ सोना और तमाम वो करेंसी बरामद की गई। सत्येंद्र सिंह के इस आवास पर कल सीबीआई ने छापेमारी की है। सत्येंद्र सिंह की अगर बात की जाए तो लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी वीसी के पद पर तैनात रहते हुए सत्येंद्र सिंह ने बड़े घोटाले किए और अब कहीं ना कहीं जांच के घेरे में साफ तौर पर फंसते हुए नजर आ रहे। कैमरामैन रोहित के साथ मैं इनके तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। प्रदेश में नौकरशाही में बढ़ते भ्रष्टाचार के मामले अब एक तरह से खतरे की घंटी बज चुके हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा, जिसमें कितनी मेहनत के बाद चयन होता है,
एक उच्च स्तर पर बैठे अधिकारी अगर ऐसी पोस्ट हासिल करने के बाद भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाए तो जनता के बीच क्यों न निराशा पहुंचे। और ऐसे उच्च स्तर पर बैठे अधिकारी, उनसे जुड़ी हुई या उनसे संबंधित खबरें अगर सकारात्मक खबरों की जगह घोटालों और रिश्वतखोरी से जुड़ी हुई हों तो इसे आप क्या समझेंगे। देश की नौकरशाही, इसके लिए कहा जाता है कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं मगर हमारे जैसे विशाल देश को नौकरशाही ही चलाती है। वो ब्यूरोक्रेसी ही है जिसके चलते तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सही तरीके से रेगुलेट कर पाते हैं, सही तरीके से काम कर पाते हैं। लेकिन उसी भ्रष्टाचार में अगर ये नौकरशाही लिप्त हो जाएगी तो क्या ये समाज के लिए खतरे की घंटी नहीं है। ये क्यों व्याप्त होती है, इसकी क्या वजह है। हाल फिलहाल की जो खबर आपने अभी हमारे इस पैकेज में देखी, किस तरह से 100 करोड़ की काली कमाई की बात कही जा रही है पूर्व यानी कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की। अब इस मामले पर जांच बैठेगी, तमाम तरीके की कार्रवाइयां होंगी, लेकिन सवाल वही कि आखिर इस चीज का अंत कब होगा। आइए बिना देर किए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हुए हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ अरविंद विद्रोही जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अरविंद जी आपके साथ मैं करना चाहूंगी। जिस तरह से कल ये खबर आई और आज ये खबर सभी जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनकी सुर्खियां हैं, ये खबर आप हर जगह पढ़ सकते हैं कि पूर्व आईएएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह, उन पे घर पर छापेमारी हुई। 100 करोड़ से अधिक की काली कमाई की बात कही जा रही है, चाहे वो खनन घोटाले में संलिप्तता की बात हो या फिर जब एलडीए के वीसी के पद पर रहते हुए तमाम अनियमितताएं करने की बात हो। आखिर इसकी शुरुआत कहां से होती है, क्यों, जब इतने बड़े उच्च अधिकारी जिसको समाज में सम्मान की नजर से देखा जाता है, जिसके लिए हम सब ये सोचते हैं कि शायद ये जनता के प्रति जवाबदेह होंगे, काम कर रहे होंगे, लेकिन भ्रष्टाचार की बात सामने आ जाती है तो किस तरह का एक मैसेज समाज में जाता है। आखिर ये क्यों व्याप्त है भ्रष्टाचार। जी, आपने अपनी संबोधन में पहले ही कहा कि नौकरशाही पर बड़ी जिम्मेदारी होती है और राजनेताओं से नौकरशाही का समन्वय होता है तो जनता के हित का काम होता है। दरअसल नेताओं का और नौकरशाहों का, जो कि भ्रष्ट नौकरशाही उसमें अधिकतर होते हैं, उनका समन्वय जनता के हित के काम को ईमानदारी से करने की जगह जनता के धन की लूट करने में तब्दील हो चुका और ये पिछले कई दशकों से ये हो रहा है। ये तो अच्छी बात है कि विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न कारणों से ये जो नौकरशाही और राजतंत्र का, लोकतंत्र में जो राजशाही का एक दौर शुरू हुआ, उसका जो गठजोड़ है, राजस्व को, जनता के धन को लूट करके अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बनाने का, उसका खुलासा हो रहा है। और इस पर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हो। कोई भी नौकरशाह बिना सत्ताधारी दल के समर्थन के, उससे तालमेल के, उसके समन्वय के इतने बड़े जनधन की लूट नहीं कर सकता है। और कोई भी नौकरशाह बिना संबंधित सत्ताधारी दल, मंत्री और मुख्यमंत्री की रजामंदी के नहीं कर सकता है। तो जिसको कहते हैं बंदरबाट, लोकतंत्र में जिम्मेदार स्तंभों, नेताओं और नौकरशाही का ये जो भ्रष्ट गठजोड़ है, उसका नतीजा है कि अकूत संपत्तियां खड़ी हुई है, काला धन खड़ा हुआ है। ये मैं फिर दोहरा रहा हूं ऐश्वर्या जी, ये एक शुभ संकेत है कि भ्रष्ट नौकरशाहों की काली कमाई पर छापे वो उजागर हैं, लेकिन साथ ही साथ इन नौकरशाहों ने किन नेताओं की सरपरस्ती में ये अकूत संपदा खड़ा हुआ है, उनको भी जेल के सीटों में जाने से ही काम चलेगा। क्योंकि नेता अपराधी नौकरशाह के भ्रष्ट गठजोड़ ने आम जनता के हको हकूक को छीन लिया है। अगर ये हम नेक्सस, जो बैड नेक्सस है, इसको हम तोड़ ले गए लोकतंत्र में, स्थापित होगा। ऐश्वर्या जी। जी अरविंद जी, लेकिन यहाँ पर एक बात यह भी समझने वाली है, हम जब भी राजनेताओं से बात करते हैं, जब भी हम वर्तमान सरकार में जो जिम्मेदार मंत्री उनसे बात करते हैं, उनका यही कहना होता है कि सरकार तो पूरी तरह से मजबूत है, सरकार तो पूरी तरह से कर्तव्यबद्ध है काम करने के लिए जनता के प्रति, लेकिन जो अधिकारी हैं वो काम करना नहीं चाहते। जो अधिकारी हैं वहाँ पे जो तमाम तरीके की अनियमितताएं व्याप्त हैं, तो ऐसे में
सरकार की सरपरस्ती में ही अगर इस तरीके की घटनाएं अंजाम दी जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से यह भी कहा जाता है कि नौकरशाही उनकी बात नहीं सुनती, ब्यूरोक्रेसी पर उनकी लगाम नहीं है, तो इस चीज को आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ही उस चीज का विरोधाभास हो जाता है। मुख्यमंत्री या सत्ताधारी दल का कोई प्रतिनिधि ये कहता है कि नौकरशाह हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकतंत्र में वो जनता के प्रतिनिधि बने लायक नहीं है। ये उनका मेरी नजर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बेशर्मी भरा बयान होगा। आपको जनता ने, हमारे संविधान ने, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने नौकरशाही से काम कराने के लिए, उसको नियंत्रण पर रखने के लिए और जनता के धन की लूट ना हो, इसके लिए अपना प्रतिनिधि सुन करके आपको विधायक, सांसद, एमएलसी और या हमने आपको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाया है। अगर आप हाथ खड़े कर देंगे भ्रष्ट नौकरशाहों के सामने कि हम तो चाहते हैं लेकिन ये मनमाना कर रहे हैं, तो आप गद्दी खाली कर दीजिए। जयप्रकाश नारायण जी ने भी इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार से आजीज होकर जब जनता खड़ी हुई थी तो जनता ने नारा दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हम भूले नहीं है चौधरी चरण सिंह, कल्याण सिंह का शासन उत्तर प्रदेश में कि इन लोगों ने बड़ी बड़ी कार्रवाई की थी। तो अगर कोई मंत्री हुआ, कोई मुख्यमंत्री हुआ या कोई सत्ताधारी पार्टी कोई भी हो, उसका नुमाइंदा अगर कहता कि नौकरशाह आदमी है, तो उनको राजनीति में सीखना चाहिए, कल्याण सिंह जी से सीखना चाहिए, चौधरी चरण से सीखना चाहिए। और हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं ऐश्वर्या जी, उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी उसके प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी बताएंगे। लेकिन हम तो देख रहे हैं ना कि तमाम भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, तो कार्रवाई का दायरा बढ़ाइए। इन अधिकारी, भ्रष्ट नौकरशाहों को जिन भ्रष्ट नेताओं ने संरक्षण दिया था, जिन सरकारों में इनको संरक्षण मिला था, वो भी जेल में सीखचों के पीछे जाए, तब जनता को राहत होगी। जनता के धन की लूट करने वाले नौकरशाह हो या नेता हो। वर्तमान सरकार की बात की तो हमारे साथ विनीत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से एक बार पूछ लेते हैं। विनीत जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। किस तरह से जो नौकरशाही है उसमें भ्रष्टाचार काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाली ये भी है कि नौकरशाही पूरी तरह से जो सरकार है उसके अंडर में रह करके ही काम करती है। तो ऐसे में सरकार क्यों नहीं लगाम लगा पा रही है? जिस तरह से तमाम घोटाले सामने आ रहे हो, चाहे वो सत्येंद्र सिंह की बात हो, चाहे वो अरविंद सेन की बात हो, जब कुर्की करने के आदेश कर दिए जाते हैं, जब लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाता है, तब जाकर के सरेंडर होता है। ये कितना दुखद है हमारे लिए। जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तब से कम कार्रवाई तो दिख रही है, कोई संरक्षण तो नहीं दे रहा है। पहले की सरकारों में लोगों को संरक्षण दिया जाता था, आज संरक्षण नहीं दिया जाता, उन पे कार्रवाई की जाती है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, पुरानी सरकारों में समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ उनको संरक्षण देती थी। मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके बड़े बड़े घोटाले और डीले होती थी। तो आज मुख्यमंत्री आवास में ये सब संभव नहीं है। आज एक ईमानदार सरकार है माननीय योगी जी के नेतृत्व में और बेहतर काम कर रही है, जो जनता के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचा रही है, उनके लिए कार्य कर रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम कर रही है। जी ठीक है, हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आपसे भी पहले मैं जो लीगल एस्पेक्ट है उनको समझ लेना चाहती हूँ। अगर किसी बड़े लेवल पे बैठे अधिकारी, उन पर किसी तरह के भ्रष्टाचार के मामले जो होते हैं वो सामने आते हैं, तो क्या उसी तरीके की लीगल कार्रवाई हो सकती है जो कि आम आदमी के लिए होती है, आम जनता के लिए होती है? और अगर हो सकती है तो उसको अप्लाई करने में देर क्यों इतनी लगती है कि वक्त पे वक्त निकलता चला जाता है, वो आईएएस अधिकारी या वो कोई भी अधिकारी हो, वो रिटायर तक हो जाता है, तब जाके ये कार्रवाइयाँ शुरू हो पाती हैं? ऐश्वर्या जी, फर्क है अधिकारियों में और आईएएस अधिकारी में। एक आईएएस अधिकारी और अदर देन आईएएस अधिकारी में, या जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं और अदर देन सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनमें बहुत फर्क होता है। जो आईएएस होता है वो इस कंट्री की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसका बैकबोन होता है, और जो एग्जीक्यूटिव लेवल है हमारे देश की, ये एग्जीक्यूटिव लेवल में परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। परमानेंट इन सेंस कि जो नेता प्रजातंत्र से चुन के जाते हैं, जिनको मंत्री बनाया जाता है, वो भी एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं, लेकिन वो सिर्फ 5 साल के लिए होते हैं। बट ये सर्विस ज्वाइनिंग से लेकर के रिटायरमेंट तक परमानेंट रहते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल में, और वहां पर सर्व करते हैं पूरे सर्विस टेन्योर में। दूसरा,
इस आईएएस जो कैडर है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का मतलब आर्टिकल 311 में ये प्रावधान दिया गया है कि इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, और अगर इनके ऊपर कहीं कोई गलत चीज पाई जाती है इनके अगेंस्ट में तो इनका डिसमिसल, रिमूवल या डिमोशन ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जा सकता है, किसी नेता, मंत्री या प्रधानमंत्री जी तक के द्वारा नहीं किया जा सकता है। और जो भी क्रिमिनल एक्शंस होते हैं या जो भी चीजें होती हैं वो आफ्टर ड्यू प्रोसेस होती हैं, सीधे नहीं हो सकता। हाँ, जनता अगर कोई एफआईआर रजिस्टर कराना चाहे तो जनता करा सकती है, बट सरकार एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर नहीं करा सकता अनटिल अनलेस एक प्रोसेस, जो सर्विस रूल्स होते हैं उसके अंतर्गत एक प्रोसेस पूरा ना हो। और जितने भी आईएएस अधिकारी होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में वैसे भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। इनको जो भी करना होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंकरेंस में ही करेंगे। शायद यही वजह है कि इस कार्रवाई में इतना वक्त लग जाता है। हाँ, ऑब्वियसली यही बात है। ये बात आईएएस जानता है कि उसके ऊपर जो डोमेन है वो छोटे मोटे आदमी का, यहां तक कि किसी मंत्री और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक का नहीं है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एक आईएएस को मिला हुआ है यही उसका मन बढ़ाता है, पहला। दूसरा कारण क्या है कि जो आपका लेजिस्लेटिव लेयर है, यानी कि जो नेता मंत्री आते हैं लेजिस्लेटिव लेयर में और एग्जीक्यूटिव लेयर में लिटरेसी का बड़ा फर्क है। लिटरेसी का मतलब कि जो आईएएस होता है वो पढ़ लिख के आईएएस बनता है। वो एक कठिन एग्जाम पास करके बहुत सारी चीजों को देने के, इंटरव्यू देने के बाद आईएएस अपॉइंट होता है। उसको बहुत सारी पॉलिसीज का ज्ञान होता है, उसने बहुत सारी चीजें पढ़ी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा होता है, बहुत सारी पॉलिसी पढ़ी होती है, हिस्ट्री पढ़ी होती है, ज्योग्राफी पढ़ी होती है, सारी चीजें पढ़ी होती है। वो पढ़ लिख करके एग्जाम दे करके आईएएस के पद पे विराजमान होता है। लेकिन जो नेता होता है, नेता में लिटरेसी रेट का बड़ा कम है। यही कारण है कि एग्जीक्यूटिव लेवल हमेशा लेजिस्लेटिव लेवल को गलत तरीके से भटका देता है। अगर कहीं कोई करप्शन हो रहा है तो वो करप्शन दोनों की मिलीभगत से होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव लेवल और लेजिस्लेटिव लेवल की मिलीभगत से होता है। लेकिन लेजिस्लेटिव जो लेवल है वो मिसगाइड भी हो जाता है, क्योंकि उसको जब वो पढ़ा लिखा नहीं है, जब वो पढ़ा ही नहीं है तो उसको कानून की समझ नहीं है, उसको पॉलिसी की समझ नहीं है। उसको ये पता है कि जातिगत समीकरण बैठाल करके किस तरीके से वोट लिया जाएगा और प्रजातंत्र के सहारे मैं यह कुर्सी पर विराजमान हो जाऊंगा और मैं तमामों समीकरण बैठाल करके मंत्री भी बन जाऊंगा। लेकिन सरकार, मैं बार बार एक बात कहता हूं ऐश्वर्या जी, सरकार प्रजातंत्र के सहारे बनती जरूर है लेकिन चलती नहीं है। चलने के लिए आपको दिमाग चाहिए, और दिमाग का मतलब आप श्रूड हैं यही दिमाग नहीं चाहिए। खाली एडमिनिस्ट्रेशन का रोल नहीं होता है, आपको लॉ भी पता होना चाहिए, आपको पॉलिसी आनी चाहिए, समझनी चाहिए किताबों में क्या लिखा हो। इतने सारे कानून यहां बने हुए हैं जिन कानूनों को जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कोर्ट्स होती हैं, वो एट अ ग्लांस नहीं बता सकती हैं। तो एक मंत्री जो पढ़ा लिखा नहीं है या इसकी लिटरेसी बहुत ज्यादा कम है, वो अगर 5 साल के लिए बैठ रहा है कुर्सी पे तो कितनी जल्दी सारी देश की पॉलिसी को कैसे समझ पाएगा। ये एक जो लिटरेसी का जो गैप है ये बहुत बड़ा कारण होता है इन करप्शन का, भ्रष्टाचार पैदा करने का। दर्शकों, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार दर सरकारें बदलती हैं लेकिन क्यों जो भ्रष्टाचार है वो खत्म नहीं हो पाता। अगर सरकार इस बात को कहती है कि पूर्ववर्ती सरकार में भी भ्रष्टाचार था, हमारे यहाँ इसकी जांच हो रही है, तो इस सरकार का भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, ये भी सवाल पूछने लायक है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्ववत्तः स्वराष्ट्रं रक्षेत। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority.
The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। ब्यूरोक्रेसी की जड़ों में भ्रष्टाचार की दीमक, लगातार इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। विनीत जी के पास चलते हैं। विनीत जी, जिस तरह से ये सरकार जो लगातार इस बात को कह रही है कि पूर्ववर्ती सरकार से जो भ्रष्टाचार था वो हमें विरासत के रूप में मिला है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की बात हो या तमाम और जो योजनाएं हैं इनकी बात हो, लेकिन जनता ये भी सवाल पूछना चाहती है कि इस सरकार में मौजूद जो भ्रष्टाचार है, ऐसी बात तो नहीं है कि पिछले 6-7 महीनों में जो आईएएस अधिकारी, जो पीसीएस अधिकारी, जो उच्च लेवल के प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक लंबी फहरिस्त है अलग अलग क्षेत्रों में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किसी ना किसी वजह से व्याप्त हैं, चाहे वो रिश्वतखोरी हो, चाहे वो बिकरू कांड हो, चाहे वो माणीलाल पाटीदार हो। जब बात हद से आगे बढ़ जाती है, जब बात यहां तक पहुंच जाती है कि उस चीज को छिपाया नहीं जा सकता है, तब जाकर के जांच बैठती है, तब जाकर के चीजें खुलती हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि उससे पहले भ्रष्टाचार हो रहा था और किसी को दिख नहीं रहा था, लेकिन कहां यह साझेदारी है और क्यों नहीं इसको टूटने की जरूरत है। अगर सरकार यह कहती है कि हम जिम्मेदार सरकार हैं और जनता के प्रति कर्तव्यबद्ध हैं, तो क्यों नहीं ये चीज उसी टाइम पर पता चल जाती है? क्यों इतना ज्यादा वक्त लग जाता है इस भ्रष्टाचार को समझने में? विनीत जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। विनीत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, विनीत जी से हटके हम अरविंद जी के पास चलते हैं फिलहाल के लिए। अरविंद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? वही प्रश्न जो मैं विनीत जी से पूछ रही थी, क्यों इतना लंबा वक्त लग जाता है इस चीज में? और अगर सरकारें ये जवाब देंगी कि पूर्वोत्तर सरकार और हमारी सरकार, तो कि शायद ये भ्रष्टाचार कभी खत्म ही नहीं होगा। अपने जो मेरा भाव है और या मैंने जो अब तक महसूस किया है उसको मैं आपसे शेयर करता हूं। आपने प्रश्न पूछा है, ये 2 वाकया है। कल्पनाथ राय जी, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी जब मंत्री थे और स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी जब मंत्री थे, दोनों लोग डेवलपमेंट के काम पर बहुत सिद्धस्त रहे हैं और उनके आईएएस थे, वो शिक्षा के माध्यम में बहुत उनसे बड़े थे। लेकिन मुझे याद है कि कल्पनाथ राय जी एक मामला था ऊर्जा विभाग में जब वो थे, उसको लेकर के, तो उनके आईएएस जो थे उन्होंने उसमें कई फुटनोट लगा रखे थे कि ये इस कारण से नहीं हो सकता है। सब स्टेशन का मामला था, उसमें कल्पनाथ राय जी ने, हम लोग किसी काम से गए हुए थे तो उन्होंने अपने पीएस को बुलवाया कि तुरंत आ जाएं। उनके जो अधिकारी थे वो तुरंत आए और उन्होंने कहा कि मुझे ये मत बताओ कि किस कारण से ये लग नहीं सकता है, वो सारी फाइंडिंग ला करके 1.5 घंटे बाद मेरे टेबल पर रखो जिससे ये चीज हो सकती है। और यकीन मानिए ऐश्वर्या जी, उन नौकरशाहों ने 1.5 घंटे बाद ला करके वो चीज रख दी और बनारस से शिफ्ट होकर के सेमरी मऊ में वो लगा पावर स्टेशन आज तक विद्यमान है। दूसरा, मैं बेनी प्रसाद वर्मा जी का उदाहरण देता हूं। जब बेनी प्रसाद वर्मा जी इस्पात मंत्री बने तो कॉर्पोरेट फंड का बहुत मामला और सब होता था। उन्होंने कुछ स्टील के प्लांट्स और सब लगवाने का 11-12 जगह उन्होंने प्रपोजल रखा। उसमें आईएएस अधिकारियों ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम बैठते हैं आपके साथ और आप हमको बताओ कि ये जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है, इसका जो एलोकेशन है, इसका हम पूर्वांचल या अवध प्रांत के क्षेत्रों में क्यों नहीं कर सकते हैं? कहीं लिखा है कि क्या है? हम आपके बताने से कैसे मान लें? कहाँ लिखा हुआ बताइए। दूसरा उन्होंने किया था
जो मेंबर्स बनते थे इस्पात मंत्रालय में वो 50-60 बनते थे, बंबई दिल्ली की केवल लोग रहते थे। रिकॉर्ड संख्या में लगभग 1000 लोगों को, जिसमें पूर्वांचल के लोग थे, बेनी प्रसाद वर्मा जी ने बनाया था और कहा था कि कहीं नहीं लिखा है इस्पात मंत्रालय की कहीं गाइडलाइन में भारत सरकार में कि गांव क्षेत्र के नहीं बन सकते हैं। तो नियत का फर्क होता है ऐश्वर्या जी। मैं पहले बता चुका हूं, चौधरी चरण सिंह हो, कल्याण सिंह हो या अभी कल्पना राय जी, बेनी प्रसाद वर्मा जी, शिक्षा कहीं पर भी इस आड़े नहीं आती है कि ब्यूरोक्रेट आईएएस आपको समझा ले जाए। जिस नेता के मन में सत्ता पाने के बाद अपनी को भूल करके धन वैभव लक्ष्मी और पद मोह में पड़ जाएगा, वही नौकर भ्रष्टाचार वहीं से शुरुआत हो जाएगी। सही कहा आपने। यशवर्धन जी, आपके पास आती हूँ अपने आखिरी सवाल को लेकर के। क्या जो अधिकारी हैं उनको इस तरह से बाध्य होना ही पड़ता है कि सरकार में जो मंत्री हैं, तमाम उनके ऊपर ओहदे के जो लोग हैं, उनकी बात वो सुने ही सुने, नहीं तो मामला यहाँ पर बिगड़ता नजर आएगा। तभी ज्यादातर जितने करप्शन के मामले होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें साठगांठ हमको नजर आती है नौकरशाही और गवर्नमेंट्स के बीच की। क्या नौकरशाही उस प्रेशर को महसूस करती है अपना इतना? उनकी बात से पार्टली सहमत हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिक्षा का फर्क नहीं पड़ता है। कई बार इसी कारण से जो ब्यूरोक्रेसी है वो चीज़ों को अपनी तरफ घुमा लेती है, लेकिन प्रेशर रहता है। लेकिन वो प्रेशर जनता के हित में है या अपने हित में है, ये देखने वाली बात है। जिन एग्जाम्पल्स को विद्रोही जी दे रहे थे, ये जनता के हित में थी। इसी तरीके से कई बार प्रेशर अपने हित में दिया जाता है, जिसका लाभ ब्यूरोक्रेसी को भी मिलता है और उस नेता को भी मिलता है। और इसी की वजह से उस समय नियमों को तोड़ मोड़ करके वो फायदा उठा लिया जाता है। बाद में वो चीजें खुलती हैं तो वो नेताजी शायद नहीं फंसते हैं, लेकिन अगर सिग्नेचर ब्यूरोक्रेसी में से किसी आईएएस अधिकारी के हैं तो वो बाद में पकड़े जाते हैं। लेकिन ये बात बहुत अपेरेंट है ऐश्वर्या जी कि आईएएस लॉबी करप्ट है, ये सब जानते हैं। तो आप क्यों नहीं उसकी असेट और संपत्ति और का ब्यौरा हमेशा लेते हैं, या एक सर्वे नॉर्मली करा लीजिए। कितने अधिकारी हैं आईएएस पूरे इंडिया के अंदर? कुछ हजारों में हैं। अगर आप एक सर्वे करा लीजिए कि भाई उनकी संपत्ति क्या है, कहाँ के रहन सहन क्या है, उनकी तनख्वाह क्या है, तो आपको एक आकलन फर्स्ट हैंड ही लग जाएगा कि ये तनख्वाह से चल रहा है या अदर देन तनख्वाह से चल रहा है। और ये बात जब पूरे देश को मालूम है कि यहाँ करप्शन है, ये पैसा खाते हैं, तो इंक्वायरी करने में दिक्कत क्या है? जो चीजें सर्वव्यापी हैं, बिल्कुल, जो चीज हमें सामने दिख रही है, उन चीजों को अगर हम पहले से ही आकलन कर लें तो शायद इस भ्रष्टाचार से बच सकते हैं। सवाल यहाँ पर नियत का ही खड़ा होता है, जो निकल के भी बात सामने आई है। दर्शकों, इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। विनीत जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अरविंद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिलीप यशवर्धन जी, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार यानी कि बड़े पैमाने पर एक ऐसी चीज जिसे सुलझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकारों का हमेशा ये कहना होता है कि वो ब्यूरोक्रेसी के चलते ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं, और ब्यूरोक्रेसी का ये कहना होता है कि उनकी ऊपर सरकार का बहुत ज्यादा प्रेशर है। ऐसे में जनता जरूर बीच में पिसती है, क्योंकि जनता एक सही रास्ता निकालना चाहती है उसके विकास के लिए। वो उम्मीद करती है कि सरकार और ब्यूरोक्रेसी उसके लिए ही एक अच्छा माहौल तैयार करेंगी। फिलहाल इस चर्चा से दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।